हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। हम लोग क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहे थे टेस्ट नंबर 31 का। हमने टेस्ट 30 डिस्कस कर लिया है, आप जाके देख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 20 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये जो टेस्ट है ये आपका इंडियन ईयर बुक से रिलेट करता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 से चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 है आपका कि जो रेगुलेशन और लॉज पास किए गए थे ब्रिटिश इन इंडिया एक्ट ब्रिटिश के समय, उसमें एक्ट 5 किस बारे में था। तो पहले एक बार डिटेल देख लेते हैं, फिर आंसर देखेंगे। तो 20 जो इंडियन स्लेवरी एक्ट जो 1843 का था, उसे कहा जाता था एक्ट 5 ऑफ 1843। ये एक ऐसा एक्ट था जो कि ब्रिटिश ने पास किया था अंडर ईस्ट इंडिया कंपनी रूल, जो जिससे कि बहुत सारे जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हुए थे स्लेवरी रिलेटेड वो आउटलॉ हो गए थे। ठीक है। द एक्ट स्टेट्स की कैसे जो सेल है किसी इंसान का वो बैन किया जाता है। तो ये आपका स्लेवरी रिलेटेड था। तो देखिए ऑप्शन में आपका ए है जिसमें दिया हुआ है ऐसा, तो आपका आंसर होगा ए, एबॉलिशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एसोसिएटेड विद स्लेवरी इन इंडिया। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। तो आपको बताना है जो भी इवेंट्स हुए हिस्ट्री का उनके बारे में। तो पहले एक एक करके समझते हैं। पहला है गुरुवायूर सत्याग्रह। ये हुआ था 1931 में और सत्याग्रह हुआ था त्रिशूर में, जो कि अभी मालाबार डिस्ट्रिक्ट केरला का पार्ट है। ये अनटचेबिलिटी का अगेंस्ट हुआ था और इसको लीड किया था के केलापन ने, जिन्होंने फास्ट लिया था, फास्ट अन टू डेथ लिया था 12 दिन के लिए। दूसरा वैकुम है, जो कि एक स्मॉल टाउन है कोट्टायम डिस्ट्रिक्ट केरला में। यहाँ पे वैकुम सत्याग्रह हुआ था 1924 में अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट। ठीक है। और ये एक तरह से रेनेसेंस कहा गया इसे केरला का। तीसरा फ्लैग सत्याग्रह जो था ये हुआ था पीसफुल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ था, इन विच पीपल वर होस्टिंग फ्लैग्स एवरीवेयर। ठीक है। द मूवमेंट मेनली टुक प्लेस इन नागपुर इन 1923। ये नागपुर में हुआ था। तो सही ऑप्शन आपका होगा 1, 2, 3। मतलब पहले हुआ आपका फ्लैग सत्याग्रह 1923 में, फिर वैकुम सत्याग्रह आपका हुआ, फिर उसके बाद वैकुम हुआ आपका 1924 में, उसके बाद गुरुवायूर सत्याग्रह हुआ 1931 में। ठीक है। अब नेक्स्ट है फॉग और मिस्ट के बारे में। तो एक बार देख लेते हैं। तो देखिए जब भी कोई टेम्परेचर होता है किसी एयर मास का और उसमें बहुत सारा वाटर वेपर होता है और ऑल ऑफ अ सडन टेम्परेचर नीचे आता है, तब कंडेंसेशन किसी डस्ट पार्टिकल, जो भी डस्ट पार्टिकल है उसके ऊपर हो जाता है। मतलब कि जब कोई हवा का मास में ह्यूमिडिटी हो, वाटर वेपर हो और उस हवा का टेम्परेचर ऑल ऑफ अ सडन नीचे गिरे, तब होता है आपका कंडेंसेशन। ठीक है। तो देखिए जो ऑप्शन है आपका फॉग और मिस्ट, ये दोनों जो हैं 1 और 3 ये तो सही है, लेकिन 2 गलत है। जो वेस्टर्न कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स हैं वो कैरेक्टराइज होता है मोस्टली फॉग के द्वारा, और ईस्टर्न कॉन्टिनेंटल मार्जिन नहीं। मतलब कि ज़्यादा फॉग का कंडीशन देखा गया है वेस्टर्न कॉन्टिनेंटल मार्जिन कंपेयर टू ईस्टर्न कॉन्टिनेंटल मार्जिन। ठीक है। और जो मिस्ट है वो ज़्यादा फ्रीक्वेंट होता है ओवर माउंटेन्स। सेकंड ऑप्शन गलत है क्योंकि फॉग कंटेंट्स लेस मॉइस्चर देन मिस्ट। मतलब मिस्ट में ज़्यादा मॉइस्चर का क्वांटिटी देखा गया है। कुछ और बातें बताऊं तो फ्रंटल फॉग्स जो है वो देखा गया है हाई लैटिट्यूड में, जब कोल्ड पोलर एयर मास और वार्म वेस्टर्ली मिलते हैं तब जाके ये फ्रंटल फॉग्स, मतलब कि फ्रंट्स अलग अलग फ्रंट्स जो होते हैं, कोल्ड फ्रंट वार्म फ्रंट आपको पता होगा। तो जब कोल्ड फ्रंट और वेस्ट मतलब वार्म फ्रंट मिलता है तब फ्रंटल फॉग्स बनते हैं। उसी तरह रेडिएशन फॉग्स हमको देखा गया इन लो लैटिट्यूड्स और कॉन्टिनेंटल एरियाज विंटर के समय। साथ में ये भी देखा गया कि डेंस फॉग, बहुत ज़्यादा डेंस फॉग बनता है तब जबकि कोल्ड एंड वार्म ओशन करंट्स मर्ज करता है, जैसा कि जापान के कोस्ट में होता है जब कुरिल करंट और वार्म कुरोशियो करंट मिलते हैं। ठीक है। ये तो आपने फॉग के बारे में देखा। अब मिस्ट के बारे में समझिए कि जो मिस्ट है उसमें ज़्यादा मॉइस्चर होता है। ठीक है। और ज़्यादा लेयर होता है मॉइस्चर का, और मिस्ट जो है वो ज़्यादा फ्रिक्वेंट है ओवर माउंटेन्स।
ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20 जो है ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री रिलेटेड। तो ऑयल एंड गैस सेक्टर जो हमारे 8 कोर इंडस्ट्रीज़ में आते हैं और इनका एक बहुत मेजर रोल है इन इन्फ्लुएंसिंग डिसीजन मेकिंग सारे के सारे सेक्शंस के लिए इकोनॉमी में। तो अगर हम देखें ऑप्शन तो ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री के बारे में तो दोनों गलत है, ठीक है, क्योंकि जो इंडिजिनस क्रूड ऑयल प्रोडक्शन है वो डिक्रीज़ हुआ है ना कि इंक्रीज़। और दूसरा कि जो है कि इंपोर्ट ऑफ क्रूड ऑयल हैज़ डिक्लाइन ड्यूरिंग द पीरियड, ऐसा नहीं है। जो सही बात है कि जो क्रूड ऑयल का प्राइस वो रोज़ शार्पली, मतलब कि जो 2015 से 2019-20 में देखा गया कि बहुत ज़्यादा क्रूड ऑयल का प्राइस इंक्रीज़ किया है। तो इस तरह से आपका दोनों गलत है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो साइंस रिलेटेड है कि आपको बताना है कि कौन से ऑर्गेनिज्म के बारे में बात हो रही है। तो ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और जिसका द सेल हैज़ अ डेफिनेट शेप एंड फूड इज़ टेकन इन एट अ स्पेसिफिक स्पॉट। Food is moved to this spot by the movement of cilia which covers the entire surface of the cell। तो आपको बताना है ये कौन सा है। तो ये देखिए पैरामीशियम है। पैरामीशियम एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है और ये मोस्टली पाया जाता है फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट में। ये एक सिंगल सेल यूकैरियोट होता है जो कि बिलोंग करता है प्रोस्टिया किंगडम से, ठीक है। इसका पूरा बॉडी जो है वो कवर होता है विद स्मॉल हेयर लाइक फिलामेंट्स, जिसे हम सीलिया कहते हैं। जो सीलिया है ये इनका मेन फंक्शन है लोकोमोशन और साथ में जो फूड है उसको ओरल कैविटी में ले जाने में, ठीक है। और जो ये पैरामीशियम है ये फीड करता है ऑन माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया हो गए, एल्गे हो गए, उस पर, ठीक है। तो इस तरह से आपने समझा पैरामीशियम के बारे में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हाई क्वालिटी लिक्विड एसिड। तो हाई क्वालिटी लिक्विड एसिड जो है ये होता क्या है। ऐसे एसिड को हम लोग हाई क्वालिटी लिक्विड एसिड कहते हैं अगर वो इजीली और इमीडिएटली कन्वर्ट हो सके इनटू गैस एट लिटिल और नो वैल्यू लॉस ऑफ वैल्यू, ठीक है। और देखिए जो हाई क्वालिटी लिक्विड एसिड है इसका 2 कैटेगरी है, एक तो लेवल 1 और दूसरा लेवल 2। लेवल 1 वो है जो कि इंक्लूड किया जा सकता है इन स्टॉक ऑफ लिक्विड एसिड विदाउट एनी लिमिट, जैसे कि पहला गैस विदाउट गैस रिजर्व्स इन एक्सेस ऑफ रिक्वायर्ड गैस रिजर्व रेशियो। दूसरा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन एक्सेस ऑफ द मिनिमम SLR रिक्वायरमेंट। तीसरा मैंडेटरी XLR रिक्वायरमेंट द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू द एक्सटेंट अलाउड बाय RBI। मतलब कि जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं जो कि SLR रिक्वायरमेंट विदिन द SLR रिक्वायरमेंट टू द एक्सटेंट अलाउड बाय RBI अंडर द MSF, ये भी आपका इसी कैटेगरी में आता है। तो 2 कैटेगरी है, ठीक है। हम आंसर ही डिस्कस कर लेते हैं। हाई क्वालिटी लिक्विड एसिड वो एसेट है जिसमें पहला तो कैश रिजर्व हो इन एक्सेस ऑफ रिक्वायर्ड CRR, दूसरा मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ हो जो कि गारंटीड हो पब्लिक सेक्टर एंटिटीज़ के द्वारा, तीसरा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ इन एक्सेस ऑफ मिनिमम SLR रिक्वायरमेंट, चौथा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ विद इन द SLR रिक्वायरमेंट टू द एक्सटेंट अलाउड बाय RBI एंड द MSF, इस तरह से, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं जो कि है आपका क्लाइमेट फोर्सिंग के बारे में। देखिए पहले तो क्लाइमेट फोर्सिंग होता क्या है। क्लाइमेट फोर्सिंग ऐसा फिजिकल प्रोसेस है जो कि अफेक्ट करता है क्लाइमेट ऑन द अर्थ थ्रू नंबर ऑफ फोर्सिंग फैक्टर, अलग अलग फैक्टर्स के थ्रू क्लाइमेट चेंज को लाता है। इसके एग्जांपल्स होंगे आपके सोलर रेडिएशन लेवल, वॉल्केनिक इरप्शन, तीसरा चेंजिंग एल्बेडो, चौथा चेंजिंग लेवल ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस इन द एटमॉस्फेयर। इन जनरल देखा जाए तो साइज ऑफ दिस फोर्सिंग जो वो रिप्रेजेंट करता है इन टर्म्स ऑफ वाट पर स्क्वायर मीटर ऑफ अर्थ सरफेस। 2 तरह का फोर्सिंग हो सकता है, एक तो पॉजिटिव फोर्सिंग और नेगेटिव फोर्सिंग। जो पॉजिटिव फोर्सिंग होती है वो वार्म करती है अर्थ को, जबकि नेगेटिव फोर्स जो है वो कूल करती है। तो इस तरह से हमने देखा पॉजिटिव फोर्सिंग और नेगेटिव फोर्सिंग के लिए। देखिए जो ग्रीन हाउस गैस है वो कंट्रीब्यूट करती है फोर्सिंग, स्पेशली CO2, मीथेन, NO2 इसके थ्रू। साथ में जो ओजोन लेवल है उसका भी चेंज इम्पैक्ट करता है हमारे फोर्सिंग को।
जब हम एरोसॉल ऐड करते हैं एटमॉस्फेयर में, वो एक नेगेटिव फोर्सिंग की तरह काम करती है। तो देखा जाए जो द ओनली फोर्सिंग इंक्लूडेड जो कि विच इज़ कम्प्लीटली नेचुरल है, वो सिर्फ एक ही है, वो है सोलर इरेडियंस। बाकी सब नेचुरल नहीं है। तो वो ऑप्शन देखते हैं। तो रेडिएटिव क्लाइमेट फोर्सिंग जो है, इसमें 1 सही है, 2 गलत है। पॉजिटिव रेडिएटिव क्लाइमेट फोर्सिंग वो फोर्सेस होते हैं जिसपे अर्थ रिसीव करता है ज़्यादा इनकमिंग एनर्जी फ्रॉम सनलाइट एंड रेडिएटिंग बैक लेस एनर्जी, मतलब ज़्यादा सनलाइट आता है और कम वो वापस भेजता है, उसको पॉजिटिव रेडिएटिंग कहेंगे। दूसरा गलत है क्योंकि एरोसॉल जो है वो मेजर कंट्रीब्यूटर है नेगेटिव रेडिएटिव क्लाइमेट फोर्सिंग का, ना कि पॉजिटिव का। ठीक है, क्योंकि एरोसॉल या तो डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है या तो इनडायरेक्ट इम्पैक्ट करता है, ईदर फ्रॉम द डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द एटमोसफियर और बाय चेंजिंग हाउ क्लाउड्स फॉर्म। एरोसॉल हमारा नेगेटिवली इन्फोर्सिंग करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको बताना है जो भी स्कॉलर या लिटरेचर है उनके बारे में। तो देखिए 27 का पहले तो एक एक करके समझते हैं। देखिए फाहियान जो थे वो एक चाइनीज़ पिलग्रिमेज थे और ये आए थे ड्यूरिंग चंद्रगुप्ता, और इन्होंने ट्रेवलॉग लिखा है फो वू ओजी। इन्होंने डिस्क्राइब किया बेलावट एज अ मैजिशियन बाय प्रोफेशन। ठीक है, ही वॉज फेमस फॉर हिज एपिक महाराष्ट्र। ही वॉज अमॉन्ग्स्ट 9 ज्वेल ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। बेलावट जो थे ये एक 9 ज्वेल थे। ठीक है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय। दूसरा भारवी जो है वो 6th सेंचुरी AD की एक संस्कृत पोएट है। इन्होंने कृतर्जुनिया भी लिखा है। वो ही फ्लरिश्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ किंग दुर्विनीता ऑफ वेस्टर्न गंगा डायनेस्टी एंड किंग सिम्हा विष्णु ऑफ पल्लवा डायनेस्टी। ठीक है, और जो तीसरा वरुचि है ये एक मतलब कि जो 9 जेम थे चंद्रगुप्त के समय, उसमें से एक जेम में थे, और ये एक ग्रामरियन थे और साथ में संस्कृत स्कॉलर भी थे। वारुची ने ऑथर किया है प्रकृत प्रकृसा, जो कि एक ग्रामर है प्रकृत लैंग्वेज का। तो इस तरह से देखिए तो सिर्फ तीसरा गलत है। पहला सही है कि बेलावट जो है वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय थे। वारवी भी सही है कि ये किंग दुर्विनीता के समय थे। वारुची गलत है क्योंकि ये चंद्रगुप्त के समय थे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय, और उनके 9 जेम्स थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 देखें तो पहले तो देखते हैं कि डेवास्टी टेलीस्कोप क्या है। ये एक वर्ल्ड क्लास 3.6 मीटर टेलीस्कोप है और ये सेटअप हुआ है आपका आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेटरी साइंस, जो कि है आपका सपोर्ट से बना है बेल्जियम के। ठीक है, ये हेल्प करेगा फ्यूचर ऑप्टिकल फैसिलिटीज सच एज 30 मीटर टेलीस्कोप। जो हिमालय चंद्रा टेलीस्कोप है ये आपका बेंगलोर में है, और जो जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप है ये है ऑपरेट किया जाता है नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स के द्वारा। ठीक है, तो देखिए 1 और 3 तो सही है कि देवास्थल टेलीस्कोप जो है आपका आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा है। 2 गलत है क्योंकि इंडो इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलोर के द्वारा चलाया जाता है हिमालयन चंद्रा टेलीस्कोप। ठीक है, तीसरा सही है कि जायंट मीटर वेव टेलीस्कोप जो है ये नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स के द्वारा चलाया जाता है। तो इस तरह से 1 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जिम नेशनल पार्क के बारे में, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में। तो देखिए जो पहले समझते हैं, ये जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है ये है उत्तराखंड में के नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में। ये जो है 1936 में इस्टेब्लिश हुआ था और उस समय उसका नाम था हेली नेशनल पार्क। ठीक है, ये ओल्डेस्ट एंड मोस्ट प्रेस्टिजियस नेशनल पार्क है इंडिया का, और साथ में इसे यहाँ पे ही प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ था पहला इन 1973। हालांकि ये सबसे ज़्यादा बड़ा लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व नहीं है। लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है इंडिया का नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व। ठीक है, और इसका जो एरिया है वो है 520 स्क्वायर किलोमीटर। तो देखिए तो तीनों गलत है क्योंकि ये उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश नहीं, सिर्फ उत्तराखंड में है। दूसरा कि ये लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व नहीं है। ठीक है, नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व सबसे बड़ा है। और तीसरा भी गलत है क्योंकि ये यमुना से लिंक नहीं करता,
ठीक है, रामगंगा यहाँ से बहती है। ठीक है, तो इस तरह से आपने समझा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है शैडो पैड। शैडो पैड के बारे में आप सुनते होंगे, ये क्या है। शैडो पैड जो है एक चाइनीज़ ग्रुप है नेम्ड रेड एको है, जो कि मालवेयर अटैक करता है। उसी का पार्ट है शैडो पैड, जिसने इंडिया जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे पोर्ट, पावर सिस्टम एक्सेट्रा उस पर अटैक कर दिया। तो इसलिए शैडो पैड क्या है, तो अ न्यू मालवेयर अटैक ऑन इंडियाज क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31C है। ये है आपका क्वेश्चन इन कांग्रेस सेशन जो हुआ था ब्रिटिश रूल के समय, उसके बारे में। तो देखिए, जो कराची सेशन है वो बहुत ज़्यादा यादगार बन गया है, क्योंकि उसमें बात हुई थी फंडामेंटल राइट्स के बारे में और साथ में नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम के बारे में। ठीक है, दूसरा चीज़ कि गांधी जी ने अटेंड किया था कांग्रेस सेशन ऑफ कलकत्ता इन 1901। उसमें प्रेसिडेंटशिप था आपका दीनसौ वाचा का। ये पहली बार था जब कांटेक्ट में आए कांग्रेस के, और उन्हें अपॉर्चुनिटी मिला ग्रेट लीडर्स से मिलने का, जैसे कि फिरोज शाह मेहता हो गए, तिलक हो गए। तीसरा आपको ये याद रखना है कि मोहम्मद अली जिन्ना ने गवर्नमेंट की मतलब आलोचना की थी जब उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट इंट्रोड्यूस किया था इन इलाहाबाद सेशन इन 1910। उन्होंने कहा था कि इससे डिस्टर्ब होगा जो दो कम्युनिटी के बीच में रिलेशनशिप है। हालांकि फिर बाद में उनका पूरा राय ही चेंज हो गया। तो देखिए तीनों ऑप्शन सही है। जैसा मैंने कहा 1931 में आपका नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम हुआ, कलकत्ता सेशन 1901 में गांधी जी ने के कांटेक्ट में आए बहुत सारे लीडर, और फिर मोहम्मद अली जिन्ना ने कॉमनल इलेक्टोरेट्स के अगेंस्ट कहा था इन इलाहाबाद सेशन 1910। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 33 की आर्किटेक्ट साइट्स के बारे में, जो कि गुप्ता पीरियड के हैं। तो देखते हैं पहले डिटेल थोड़ा। तो उदयगिरी जो है वो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, और ये गुप्ता आर्किटेक्चर का एग्जाम्पल है। ठीक है, धौली एलिफेंट जो है ये आपका एक ऐसा एलिफेंट है ऑन अ हिल फेस, जिसमें कि आपका बुद्धिज़्म रिलेटेड है, और ये कलिंगा के जो एम्पायर था उसमें था। ठीक है, तीसरा जो भीतरगांव टेम्पल है वो है उत्तर प्रदेश में, और वो गुप्ता टेम्पल का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन 32 क्वेश्चन नंबर 32 का पहला और तीसरा तो सही है, दूसरा गलत है। विष्णु एस बरहा एट उदयगिरी केव ये गुप्ता का है। ब्रिक टेम्पल ऑफ भीतरगांव भी गुप्ता का है, लेकिन जो धौली एलिफेंट स्ट्रक्चर ये कलिंगा का होगा। अब क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं कि जो मैरीटाइम इंडिया समिट है उसके बारे में। तो ये ऑर्गेनाइज करता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, ना कि इंडियन नेवी। ठीक है, और इसमें प्रमोट किया जाएगा कोऑपरेशन अमॉन्ग द नेबरिंग कंट्रीज, जैसे कि बूस्ट और सिक्योरिटी अरेंजमेंट इन द रीजन। ठीक है, तो इस तरह से बस आपको ये ध्यान देना है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स का है, पोर्ट्स एंड शिपिंग का है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 34 है आपका कि प्राइसिंग पॉलिसी फॉर शुगर केन के बारे में। तो देखिए इसमें दोनों गलत है, क्योंकि जो स्टेट एडवाइजरी प्राइस है वो यूनिफॉर्मली एप्लीकेबल नहीं होता, बल्कि ये होता है ओवर एंड अबव सेंट्रल इशूड प्राइस, मतलब जो सेंटर डिसाइड करते हैं उससे ज़्यादा ही या उसके समान होना चाहिए। और साथ में दूसरा भी गलत है, क्योंकि जो SAP जो है वो अनाउंस करती है स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, स्टेट और CASP जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है। मतलब कि कमिटी फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस के रिकमेंडेशन पे CCEA मतलब कि कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर डिसाइड करती है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 34 हो गया। और क्वेश्चन नंबर 35 है ड्रग प्राइसिंग के बारे में, कि जो ड्रग प्राइसिंग है तो उसका देखिए दो सही है कि जो भी रिवीजन है इन एग्जिस्टिंग सीलिंग प्राइस ऑफ स्केड्यूल फॉर्मुलेशन इज बेस्ड ऑन होलसेल प्राइस इंडेक्स, ये सही है। लेकिन दूसरा गलत है, क्योंकि ये सिर्फ जो स्केड्यूल ड्रग्स हैं उन्हीं को रेगुलेट करती है, ना कि सारे ड्रग्स को। ठीक है, ड्रग प्राइस। क्वेश्चन नंबर 36 है आपका इंडिया मॉरिशस कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट के बारे में।
तो देखिए इसका 1 सही है, 2 गलत है, क्योंकि ये जो है इज द फर्स्ट ट्रेड एग्रीमेंट टू बी साइन बाय इंडिया विद अ कंट्री इन अफ्रीका, ये बात सही है। लेकिन इज़ अ लिमिटेड एग्रीमेंट विच डज नॉट, ये गलत है। इट डज कवर ट्रेड इन सर्विस, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 36 में और कुछ वैसा है नहीं डिस्कस करने को। फिर क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, जो कि है आपका कुछ फैक्ट्स दिए हैं, आपको बताना है वो किस रिवर से, किस डैम से रिलेट करते हैं। पहले तो ये आर्टिफिशियल एम्बैंकमेंट है जो कि कंस्ट्रक्ट किया गया ऑन द बीज रिवर ऑन द वेटलैंड जोन ऑफ शिवालिक हिल। दूसरा कि जो रिजर्वायर क्रिएट किया गया है बाय डैम इज़ वन ऑफ द इंटरनेशनल वेटलैंड साइट्स ऑफ रमसार कन्वेंशन। और जो ये वेटलैंड है ये इसमें ना बहुत सारे लार्ज कॉन्ग्रीगेशन ऑफ बार हेडेड गूज देखा गया है, ठीक है। हालांकि उनमें बहुत सारे कैजुअलिटीज़ देखे गए इन गीज में, ठीक है, क्योंकि बर्ड फ्लू हुआ था ड्यू टू सर्टन रिसेंट आउटब्रेक ऑफ बर्ड फ्लू। तो ये किस बारे में है, तो आपका आंसर होगा ए, पोंग डैम। अब क्वेश्चन नंबर 38 है आपका कि पिगोवियन टैक्स के बारे में। पहले तो आप समझिए कि पिगोवियन टैक्स होता क्या है। पिगोवियन टैक्स ऐसा टैक्स है जो किया जाता है उन एक्टिविटीज़ जिससे कि सोशली हार्मफुल एक्सटर्नलिटीज़ होती है, जैसे कि सिगरेट हो गया, इससे सोसाइटी के लोगों के हेल्थ पे असर पड़ता है। मतलब कि ऐसा एक्टिविटी जिससे कि सोसाइटी पे असर पड़ता है, हालांकि वो उस इंसान पे हो सकता है असर ना पड़े, जैसे कि पॉल्यूशन हो गया। पॉल्यूशन पे पूरी सोसाइटी पे टैक्स मतलब कि एक तरह से हार्म करता है, ठीक है। तो पिगोवियन टैक्स ऐसा टैक्स है जो कि नेगेटिव एक्सटर्नलिटी वाले एक्टिविटी को रोकने पे ध्यान देता है। पिगोवियन टैक्स जो है और उससे क्या होता है कि एफिशिएंसी बढ़ती है इकोनॉमी में। पिगोवियन टैक्स का एग्जांपल होगा कार्बन टैक्स, ठीक है, एनवायरनमेंट कंपनसेशन चार्ज, ये सारे। तो अब देखते हैं पिगोवियन टैक्स का एग्जांपल के बारे में। तो देखिए पिगोवियन टैक्स, जैसा मैंने कहा, इज अ टैक्स प्लेस्ड ऑन एनी गुड विच क्रिएट्स नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़। अब क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ चलते हैं, वह किताब अल बरूनी की किताब उल हिंद के बारे में। तो देखिए किताब उल हिंद जो है ये लिखी गई थी 11 सेंचुरी में अल बरूनी के द्वारा, जो कि अरबिक थे। इसमें 80 चैप्टर है और इसमें इंफॉर्मेशन है बहुत सारे कंटेम्प्रेरी सोशल एंड कल्चरल लाइफ के बारे में। द सिद्धि मंत्रिका स्क्रिप्ट जो बहुत फेमस राइटिंग है संस्कृत में, उसके बारे में भी इसमें है। मतलब कि ये इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन है सोशल और कल्चरल लाइफ के बारे में। इसमें डिस्क्रिप्शन है चतुर्वर्णा सिस्टम के बारे में, ब्राह्मण, राजपूत, वैश्य, शूद्र, ये सब मेंशन किया गया है इसमें। तो इस देखिए ऑप्शन क्या क्या है। क्वेश्चन नंबर 29 का देखिए तीनों सही है, क्योंकि सिद्धा मत्रिका जो है ये एक स्क्रिप्ट है जो कि पॉपुलर थी इन वाराणसी, कन्नौज एंड कश्मीर, इस किताब में मेंशन है। दूसरा चतुर्वंश सिस्टम वॉज डीपली इंट्रेंस्ड इन इंडियन सोसाइटी, ये भी मेंशन है। और साथ में पॉलिथिज्म के बारे में भी ये कॉमन था लोगों के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट है ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल होता क्या है, ये है कि इट रिफर्स टू टोटल कंट्रीब्यूशन टू ग्लोबल वार्मिंग, जिसमें कि रिजल्ट क्या होता है कि एमिशन जो मतलब जितना अगर 1 यूनिट एमिशन हुआ उससे कितना ग्लोबल वार्मिंग हुआ, उसके बेसिस पे ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल कहा जाता है। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड का 1 है, मीथेन का 21 है, नाइट्रस ऑक्साइड का 310 है, सल्फर हेक्सा फ्लोराइड का 23,900 है। तो इस तरह से आप देखो तो अलग अलग गैस का वो हम लोग अरेंज कर सकते हैं। तो देखिए इसमें 2, 3, 4, 1 सही ऑप्शन होगा। मतलब कि सबसे पहले आएगा आपका, मतलब सबसे ज़्यादा जो पोटेंशियल है वो सल्फर हेक्साफ्लोराइड का, उसके बाद आपका परफ्लोरोमीथेन का इससे कम है, बेसिकली सल्फर के से कम है परफ्लोरोमीथेन का, उसके बाद है उससे भी कम है आपका नाइट्रस ऑक्साइड का, और उससे कम है आपका मीथेन का। तो इस तरह से हम लोगों ने 40 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। और क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ चलते हैं। ये जो MP लैड है, मतलब कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम है, उसके बारे में है, क्योंकि MP लैड को अभी रिसेंटली सस्पेंड कर दिया गया, ये इसलिए क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो तीनों सही है। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जो कि फंड करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इस स्कीम के अंदर लोकसभा मेंबर्स को जो है वो रिकमेंड कर सकते हैं काम अपने कंस्टिट्यूएंसीज में।
तीसरा भी सही है कि ये इसमें मैंडेट है कि 100% कंपल्सरी ऑडिटिंग होगा सारे वर्क्स का, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं लिविंग प्लानट रिपोर्ट के बारे में। तो देखिए ये जो रिपोर्ट है वो WWF के द्वारा रिलीज़ की जाती है, पर हर 2 साल में, ना कि हर साल, हर 2 साल में। तो इसलिए ऑप्शन 1 गलत है। ऑप्शन 2 सही है कि लिविंग प्लानट इंडेक्स हैज़ बीन अडॉप्टेड बाय कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एज एन इंडिकेटर ऑफ प्रोग्रेस टुवर्ड्स इट 2011-20 टारगेट टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। ये सही है, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि नेशनल यूथ पार्लियामेंट स्कीम के बारे में। तो देखिए 2 सही है, बाकी गलत है, क्योंकि जो ये नेशनल यूथ पार्लियामेंट स्कीम है ये स्कूल्स के लिए नहीं है, ठीक है। जो स्कूल के लिए होता है उसे कहता है किशोर सभा। दूसरा सही है कि द पार्टिसिपेंट्स में स्पीक इन एनी ऑफ द शेड्यूल्ड लैंग्वेज, ये सही है। तीसरा गलत है, क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स के द्वारा किया जाता है, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। ये है आपका रिजर्वेशन एंड प्रमोशन इन गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में। तो ऑप्शन 1, 2 सही है, 3 गलत है। देखिए जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रोवाइड करता है रिजर्वेशन एंड प्रमोशन इन गवर्नमेंट जॉब्स SC और ST दोनों में, और साथ में रिजर्व प्रमोशन पोस्ट फॉर SC और ST रिमेन अनफिल्ड कैन बी कैरिड फॉरवर्ड, मतलब कि इस साल अगर नहीं भर्ती हुआ तो उसको आगे ले जाके नेक्स्ट ईयर भर्ती किया जा सकता है। और साथ में तीसरा गलत है, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट्स नहीं है बल्कि सिर्फ इनेबलिंग प्रोविजंस हैं, ठीक है। तो 3 गलत है। अब नेक्स्ट पे जाते हैं, जो कुछ आपको दिए हुए हैं फैक्ट्स और आपको बताना है किससे रिलेटेड है। देखिए पहला तो ऐसा इंसान जिन्होंने इंटरनल योगा के बारे में बात की, उन्होंने पब्लिकेशन स्टार्ट की कर्म योगिनी। वो एडवोकेट करते थे पॉलिटिकल फ्रीडम, वो कहते थे कि पॉलिटिकल फ्रीडम इज़ द लाइफ बर्थ ऑफ अ नेशन। इन्होंने सर्व किया एज ए सिविल सर्वेंट इन प्रिंसली स्टेट ऑफ बड़ौदा। तो आपको बताना है किस इंसान के बारे में बात हो रहा है। तो ये बात होगा आपका अरविंदो घोष के बारे में। इन्होंने बंगाल नेशनल कॉलेज के प्रिंसिपल भी रहे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगेन बताना है आपको किस बारे में मेंशन हो रहा है। ये एक ट्रेडिशनल क्लोथ बेस्ड स्क्रॉल पेंटिंग है जो कि बेस्ड है इंडियन हिंदू मैथोलॉजी पर, और ये ओडिशा स्टेट से बिलोंग करता है, जिसमें बंदिया, कृष्ण लीला, दस्तबरा, पतली कुछ थीम्स हैं। तो ये बताना आपको किस बारे में, तो इसका सही आंसर होगा डी पट्टचित्रा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 47, जो कि है सेसा ऑर्चिड सेंचुरी जो है कहाँ पे है। ये आपका होगा ए अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में है ये ऑर्काइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको बताना है क्या क्या फैक्टर्स जो हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं सेविंग रेट। तो देखिए सारे फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं, वो है इन्फ्लेशन भी इम्पैक्ट करेगा, इंटरेस्ट रेट भी इम्पैक्ट करेगा, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन भी, और साथ में डेमोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ट्रेस बायोमी जो है प्रोजेक्ट फॉर मैपिंग द जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड द इम्पैक्ट ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट एंड रेयर मटेरियल ऑन दैम इन द इंडियन ओशन इनिशिएटिव, ये किस को बिलोंग करता है। ये है आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशेनोग्राफी, इसके द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। इससे क्या होगा कि इसमें मैप किया जाएगा जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है या जो इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारे ओशन के डाइवर्सिटी को, चाहे वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स या मेटल्स जो भी, वो सारे स्टडी किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजयनगर किंगडम के बारे में कि जो अमर नायक सिस्टम था विजयनगर किंगडम का, उसके बारे में। तो अमर नायक सिस्टम जो थे वो मिलिट्री कमांडर्स थे जिन्हें लैंड अलॉटेड टेरिटरीज, ठीक है। और दूसरा ये मेंटेन करते थे कॉन्टिजेंट ऑफ हॉर्सेस एंड एलिफेंट्स फॉर द किंग, और ये दे कुड नॉट बी ट्रांसफर, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह इनको ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता था। इसमें और कुछ वैसा डिटेल नहीं है डिस्कस करने को, तो इस तरह से हमने 50 तक डिस्कस कर लिया है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर लग रहा है तो प्लीज़ बताइए ताकि मैं इसको कंटिन्यू करूँ इस सीरीज़ को। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको मैं PDF जो भी मैं PDF है वो वीडियो के साथ साथ शेयर कर दे रही हूँ
वीडियो के साथ नीचे कमेंट सेक्शन में, तो प्लीज़ आप जाके देख लीजिएगा। आई होप आपको अच्छा लग रहा है, एंड प्लीज़ अच्छा लग रहा है तो बताइए मुझे, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।